हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों को लिया है, वह सभी प्रश्न आपके बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो इसलिए अगर आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 जो हुआ था उसमें हमने बहुत से ऐसे प्रश्नों को देखा था जो कि बीपीएससी प्री के जो पेपर हुए हैं उनमें से क्वेश्चन रिपीटेड थे। तो इसलिए हमने सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लाए हैं। तो अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पूरा देखेंगे तो आपको जरूर जो है कि लाभ मिलेगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था यह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में उसको वर्णित किया गया था। तो ऐसा जो वर्णित करने वाले दोस्तों थे वह आपके वीडी सावरकर जी थे। जी हाँ दोस्तों, कौन थे? तो वीडी सावरकर जी ने इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? ऑप्शन है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या साइमन कमीशन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पील आयोग। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि 1857 का विद्रोह होता है जब, तो उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वह जो है कि एक नई फौज की गठन करती है और उसके बाद जो है कि वह अपनी सेना में रेजिमेंटों में जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित करती है और यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व में 45,000 थी उसको बढ़ाकर के वह 65,000 कर देती है। और उसके बाद जो भारतीय सैनिकों की संख्या थी जो कि 2,38,000 थी उसको घटा देती है। 1,40,000 जो है वह भारतीय सैनिकों की संख्या कर देती है, जो कि 1:1:2 में अनुपात रखा गया। इसके पहले जो है कि 1:3 का अनुपात था। तो यही जो है कि आयोग आता है, उसी को पील आयोग बोलते हैं। यह सब सुधार जो है वह सैन्य में होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है कि रचना किसने की है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें नील दर्पण की, तो नील दर्पण की जो रचना करने वाले हैं वह दीनबंधु मित्र हैं। जी हाँ दोस्तों, दीनबंधु मित्र ने जो है वह नील दर्पण नामक जो है कि रचना की थी, जिसमें उन्होंने जो है वह इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया था। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाया करिए, क्योंकि जब शॉर्ट नोट्स बनाए रहेंगे तो जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उसमें क्विक रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो चलिए बताइए आप लोग कि जो नील विद्रोह हुआ था यह किसके बारे में था? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें नील विद्रोह की, तो यह जो है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनमें जो है कि एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी। तो यही नील विद्रोह उसी समय जो हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इसका सी वाला ऑप्शन सही है। वैसे इसमें पहला ऑप्शन दिया है रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी, तो ऐसा नहीं था। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था, तो ऐसा भी नहीं था। सी वाला ऑप्शन आपका सही है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर इनमें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कार्रवाई जो है की जा रही थी। तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे?
तो देखिए नील विद्रोह के नेता के बारे में पूछा गया है। तो देखिए नील विद्रोह के नेता के बारे में अगर हम बात करें तो दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास थे। कौन थे? तो दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास जो थे वे नील विद्रोह के नेता थे। अगला प्रश्न आपका है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो नील दर्पण आपका उपन्यास है, इस पर काफ़ी बार जो है कि प्रश्न बना है और बहुत बार जो है कि प्रश्न बनता भी है और आने वाले एग्जामों में भी इससे प्रश्न बनेगा। तो इसलिए हमने जो नील दर्पण है उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सबको इस वीडियो में शामिल कर लिया है। तो देखिए नील दर्पण की जो रचना करने वाले आपके लेखक थे वह दीनबंधु मित्र हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन है? दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक रचना की है। अगला प्रश्न है कि बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? देखिए सेम प्रश्न आपका वही है और यह जो प्रश्न आपका आया था यह आपका स्कूल टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था हेडमास्टर का, उसमें आपका 2023 में पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह दीनबंधु मित्र आपके हो जाएंगे, यह सही आंसर। और इसके पहले यह वाला जो प्रश्न हम कराए थे सेम प्रश्न था, यह आपका पूछा गया था 1997-98 में जो बीपीएससी प्री का पेपर हुआ था उसमें यह पूछा गया था। तो देखिए प्रश्न वही है, सेम चीज़ रिपीट हुई है, इसलिए प्रीवियस ईयर करना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो देखिए अगर हम बात करें आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर आपका सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी के कृत आनंद मठ का जो है उसमें सन्यासी विद्रोह पर आधारित हुआ है और इसी में जो है कि वंदे मातरम गीत जो है वह आनंद मठ से ही लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न आया है कि जो आपका वंदे मातरम गीत है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो यह कौन सी प्रथा थी? इसमें ऑप्शन है जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा या दहसाल प्रथा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा। जी हाँ दोस्तों, रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए अगर हम बात करें पागल पंथ की तो इसके जो स्थापना करने वाले थे वह करम शाह थे। कौन थे दोस्तों? तो करम शाह ने जो है वह पागल पंथ की स्थापना की थी। और दोस्तों यह जो पागल पंथ था यह एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसमें उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था और करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था, जिसमें जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध जो है वह आंदोलन किया जाता था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फराजी कौन थे? तो फराजी के बारे में अगर हम बात करें तो फराजी जो आपके कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी या जो है कि आपके दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी या मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो देखिए अगर हम बात करें फराजी के बारे में तो यह जो थे वह हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। जी हाँ दोस्तों, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे क्योंकि फराजी या फैराजी इसको बोलते हैं। यह लोग जो है कि बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी होते थे और ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आमूल्य परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे और शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई और इसका विद्रोह जो यह हुआ था यह 1818 से 1862 के दौरान चलता रहा था। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो देखिए सेम प्रश्न आपका पूछा गया है। तो फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने जो है इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कूका आंदोलन के बारे में, तो इसको जो आपके संगठित करने वाले थे वह आपके गुरु राम सिंह थे। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था? तो गुरु राम सिंह ने जो है इसको संगठित किया था। दोस्तों बात करें कूका आंदोलन की, तो बहावी आंदोलन से बहुत कुछ यह मिलता जुलता था और दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ था, किंतु बाद में एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में यह परिवर्तित हो गया था। तो इसको आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट कूका आंदोलन भी आपके एग्जाम के लिए है, क्योंकि बहुत बार इससे प्रश्न आपके एग्जामों में बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1875 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि 1875 में जो दक्कन में दंगा हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या था? अकाल की छाया, या जो है कि महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, या ऊंची भू राजस्व दर, या जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध? तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंदोलन है, इसका जो सही ऑप्शन है वह है महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। जी हाँ दोस्तों, जो दक्कन का दंगा हुआ था उसका मेन कारण यही था कि जो वहाँ के महाजन थे उनके द्वारा ऊंची ब्याज दर ली जा रही थी, जिसके विरोध में जो है कि वहाँ के जो स्थायी कृषक थे और जो वहाँ के और भी लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम पूरा सिलेबस आपका कवर करा देंगे। चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, या हिस्ट्री आपकी पूरी हो गई, या भूगोल हो गया, या आपकी हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, हर एक सब्जेक्ट आपका कवर कराया जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जस्ता किसने स्थापित किया? तो महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो रामोसी कृषक जस्ता जो है यह किसने स्थापित किया था? तो इसको स्थापित करने वाले आपके वासुदेव बलवंत फड़के थे। जी हाँ दोस्तों, कौन थे? तो वासुदेव बलवंत फड़के जो हैं इसके स्थापित करने वाले थे। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? देखिए उसी से सेम प्रश्न है। तो रामोशी जो विद्रोह हुआ था दोस्तों, यह मुख्य रूप से आपका जो हुआ था वह पश्चिमी घाट के इलाके में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर हुआ था? तो पश्चिमी घाट के इलाके में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। और यह किसके आसपास हुआ था? तो 1822 के आसपास हुआ था। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें बघेरा विद्रोह की, तो यह जो आपका 1818 से लेकर के 1820 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। और यह बघेरा जो विद्रोह है यह आपका बड़ौदा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो यह जो है कि आपका बड़ौदा में हुआ था। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो चौरी विद्रोह के बारे में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कि इस प्रश्न में किसी भी प्रमाणिक स्रोत से जो है कि बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः यहाँ पर जो है कि आयोग द्वारा जो है चुआर विद्रोह पूछना चाहते हैं, हो सकता है इस प्रश्न में, लेकिन जो है कि यह बीपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा गया था, सेम प्रश्न, इसलिए हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आप ई वाला आंसर मान सकते हैं, क्योंकि बिहार का चौरी विद्रोह के बारे में कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह करने वाली जनजात थी वह कौन सी जनजात थी? तो देखिए उस जनजात के बारे में अगर हम बात करें तो वह आपकी जो जनजात थी वह खोंड जनजात थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन कट गया है,
वह आपकी खोंड जनजात थी, जिन्होंने जो है कि विद्रोह कर दिया था। और यह जो जनजाति है दोस्तों, यह तमिलनाडु से लेकर के बंगाल और मध्य भारत तक फैली विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहती थी। और यहाँ पर जो है कि 1817 से 1856 ईस्वी तक उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों, छोटा नागपुर की अगर हम बात करें तो छोटा नागपुर में जो जनजाति विद्रोह हुए थे वह बहुत सारे जनजाति विद्रोह हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में जो है कि कोई भी विद्रोह ऐसा नहीं हुआ था जो कि इसमें दिया गया हो। तो इसलिए इसमें आप ई वाला ऑप्शन मारेंगे, ई वाला हमने नहीं लिया है। इनमें से कोई नहीं आंसर आपका हो जाएगा। छोटा नागपुर में तो वैसे बहुत सारे विद्रोह हुए हैं, लेकिन इस डेट में नहीं हुए हैं, तो इसलिए इसका आंसर ई वाला हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यह 20 प्रश्न ही देखेंगे और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे जो आने वाला आपका एग्जाम है बीपीएससी टीआरई 4 का, उसमें भी चांसेस है कि आपसे इनसे प्रश्न जरूर बनेंगे। क्योंकि दोस्तों हमने देखा है टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में, तीनों में जो है कि आपका बीपीएससी प्री जो हुआ था उससे प्रश्न आपके आए हैं और सेम टू सेम प्रश्न आपको आए हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम प्रूफ के साथ भी आपको वीडियो बना करके दिखा देंगे कि कौन कौन से प्रश्न डायरेक्ट जो है कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर दोस्तों आप लोग जरूर करिएगा। हम जो है कि इस समय वीडियो पूरा प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं आपको, तो आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यह भी होगा क्योंकि जब तक आपका टीआरई 4 का एग्ज़ाम आएगा तब तक आपको एक अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी, क्योंकि पूरा सिलेबस हम जो है इस चैनल पर कवर करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा